Hello students, welcome to the online classes of political science. In the last class, I already introduced the third chapter, that is representative democracy, and we discussed about what is election and who are the electorate. In today's class, we are going to discuss about universal adult franchisee. What is universal adult franchisee? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनको राइट टू वोट, मतलब उनका वोटिंग जो अधिकार है वो दिया जाना, उसको एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। एंड यूनिवर्सल का मतलब है सबको, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे भी नहीं होगा, जेंडर के बेसिस पे भी नहीं होगा, रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं होगा, मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इक्वलिटी के बेसिस पे जितने भी एक कंट्री के सिटीज़न हैं, अगर वो एडल्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाता है, वोटिंग राइट दिया जाता है, राइट टू वोट उनको मिलता है। उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। जैसे इन आवर कंट्री व्होएवर हैव मतलब जिसका भी 18 ईयर्स का एज कंप्लीट हो गया है उसको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है, जो कि पहले 21 ईयर्स था, फिर उसको थ्रू अमेंडमेंट उसको घटा के 18 ईयर्स तक किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक मतलब जो एक एडल्ट का वोट एक वोट के हिसाब से काउंट होगा, मतलब एक एडल्ट इक्वल टू 1 वोट, मतलब 1 एडल्ट मैन इज़ इक्वल टू 1 वोट। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है एक जन के नाम पे एक वोट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जो राइट टू वोट है वो मतलब एक स्पेसिफिक एज, जैसे कि हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है, उस एज में अगर आप रीच कर जाते हो तभी आपको वो अधिकार मिलता है। तो इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो मेन बेसिस है वो क्या है, एज है। ठीक है, नाउ देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट किया जाता है, क्यों उसको फॉलो किया जाता है, इसके सपोर्ट में कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट्स है जो अब हम डिस्कस करेंगे। सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक लास्की, जेम्स ब्राइस और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्यों किया है, वो पहला जो रीज़न है, बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर फुल डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट वोटिंग राइट अगर हमको मिलता है, दैट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हम खुद बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, हमारे लिए ही हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है कि अगर जिनको भी हमने, जिस रिप्रेजेंटेटिव को ही हमने चूज़ किया है, इलेक्ट किया है, अगर वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम नहीं करेगा, देन वी कैन चेंज दैट पर्सन। ठीक है, वो हमारे पास एक वीपन है जिससे हम सिविल राइट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू चूज़ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में कौन आएगा उसको चूज़ करने का अधिकार, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो डेमोक्रेसी में मिलता है। और हर एक एडल्ट को ये राइट दिया जाता है, वोटिंग राइट, बिकॉज माइनर को इतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए माइनर, लेकिन हम ये राइट एडल्ट को दे सकते हैं, बिकॉज एडल्ट दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो चूज़ कर सके कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड। ये जो डिवीज़न वो मतलब डिसीजन ले सकता है एक एडल्ट सिटीज़न, तो इसलिए एडल्ट फ्रेंचाइजी को बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब है कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आप
देश के जो नेता है उसको आप चूज़ करोगे, आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करोगे, देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि आप जिसको चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए क्या कर सकता है, वो देश के लिए क्या कर सकता है। तो उससे जो आप डिसीजन मेकिंग का जो पावर आप में आता है, उससे आपका पर्सनालिटी क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो इसीलिए एडल्ट फ्रेंचाइजी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एजुकेशन। एडल्ट फ्रेंचाइजी से पॉलिटिकल एजुकेशन मिलता है, बिकॉज जब किसी को वोटिंग राइट मिलता है वो पॉलिटिकली मोर कॉन्शियस होता है, वो देखता है, न्यूज़ देखेगा, ठीक है, वो देश में क्या हो रहा है, अपने लोकेलिटी में क्या चेंजेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उस तरफ वो ज़्यादा कॉन्शियस होगा। ठीक है, अगर वो कॉन्शियस नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे जब इलेक्शन होगा तो उसको उसी के ऊपर डिपेंड होके ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना है। ठीक है, तो उससे वो पॉलिटिकली कॉन्शियस होता है और पॉलिटिकल एजुकेशन उसको मिलता है। नेक्स्ट इज़ इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब यूनिवर्सल का मतलब है सब, तो सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सबको इंक्लूड करता है, मेल फीमेल के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कास्ट बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रिलीजन बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, तो हर एक को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी अपना राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई जगह में, हर एक जगह में अगर कोई मेजॉरिटी होता है तो दूसरा माइनॉरिटी होता है, तो माइनॉरिटी अगर अपने फ़ायदे के लिए अपने आप का अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो माइनॉरिटी से भी कोई पॉलिटिकल मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ताकि वो आगे जाके अपने जो अफेयर्स है, अपने जो डेवलपमेंट है वो कर सके। ठीक है, तो माइनॉरिटी को भी डेमोक्रेसी में क्या मिलता है, राइट मिलता है कि वो वोट दे भी सकता है एंड वो अब मतलब कंटेस्ट भी कर सकता है इलेक्शन एज ए कैंडिडेट। और लास्टली ये है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी का एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से, बिकॉज हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद एडवांटेजेस ज़्यादा है, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से हम उस फ्रीडम को पूरा क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, मतलब उसको मेरिट्स मतलब जो एडवांटेजेस है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस आर देयर। तो सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक जे.एस. मिल, हेनरी मेन, ठीक है, मैकॉले, इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को क्रिटिसाइज़ किया है। सो व्हाई दे क्रिटिसाइज? फर्स्ट ये है कि ये पावर जो है वो इग्नोरेंट को जाता है, इग्नोरेंट को ज़्यादा पावर मिलता है, इलिटरेट पीपल, क्योंकि इंडिया में क्या होता है जो मतलब एजुकेशन ना होने के बावजूद हाँ कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, मतलब कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन एज ए मतलब वो वोट मतलब इलेक्शन में खड़ा हो पाते हैं। ठीक है, और ऐसा होते हैं क्या होता है वो पावर में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अपना जो करप्टेड होते हैं या फिर वो उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो कॉम्पिटेंट ना होते हुए भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। उससे जो रॉन्ग पीपल है, जो रॉन्ग कैंडिडेट्स होता है, वो पावर में आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, अगर पावर एक इग्नोरेंट एंड इलिटरेट पीपल के पास जाएगा तो अल्टीमेटली उससे कुछ अच्छा नहीं होगा, ना ही देश का ना ही लोगों का कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ मिसयूज़ ऑफ वोट। मिसयूज़ होता है वोट, क्योंकि जो इलिटरेट एंड इग्नोरेंट मैन है, जो मतलब हर एक को यहाँ पे क्या दिया जाता है, वोटिंग राइट। तो हर एक तो लिटरेट नहीं है, हर कोई तो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन सबको ही वोटिंग राइट है। अगर वो 18 ईयर्स हो गया है, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, ठीक है, उसका इतना नॉलेज हो या ना हो, लेकिन उसका वोटिंग राइट उसके पास है।
तो उनको जो जजमेंट करने का कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा नहीं है, वो मतलब डिसाइड करने का जो पावर होता है वो उनके पास नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, वोट्स आर मिसयूज्ड। तो वो तो वोट दे देते हैं, लेकिन वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कौन अच्छा काम करेगा, कौन अच्छा नहीं होगा, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज़ इनजस्टिस टू प्रॉपर्टी ओनर। अकॉर्डिंग टू JS मिल, वो बोलते हैं कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ने क्या किया है, प्रॉपर्टी ओनर को इनजस्टिफाई किया है। क्यों? क्योंकि JS मिल का ये मानना है कि देश की उन्नति के लिए जो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं को मतलब वोटिंग राइट देना चाहिए, क्योंकि हर कोई तो टैक्स पेयर नहीं होता है, हर कोई देश के लिए टैक्स पे नहीं करता है। तो अगर हर एक को वोटिंग राइट मिल जाता है तो जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए वो इनजस्टिस है, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उनके साथ जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उनको भी इक्वल राइट मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं उनके लिए वो इनजस्टिस हो जाता है, बिकॉज दे हैव सम नॉलेज टू गेन प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी से वो देश के इकोनॉमी में भी क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी सेम इक्वली वो राइट देते हुए प्रॉपर्टी ओनर के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, वो JS मिल का मानना है। नेक्स्ट इज़ रूल ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का रूल है जो मैंने पहले ही बोला है कि डेमोक्रेसीज में, जैसे इंडिया में भी मनी पावर से क्या हो जाता है, लोग मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर लेते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आदमी टॉप में रहेगा, अगर गवर्नमेंट में रहेगा, तो उससे कोई अच्छा प्रोग्रेस कंट्री का नहीं होगा। लास्ट इज़ वोट टू वीमेन आर हार्मफुल। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी वीमेन मतलब हर एक वीमेन इतना डेवलप नहीं है, पर्टिकुलरली इन इंडिया। मतलब मैक्सिमम वीमेन आर एक्चुअली इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो भी वाइफ होते हैं वो हस्बैंड्स के तरीके से ही काम करते हैं। जैसे हस्बैंड अगर किसी को वोट देगा कोई भी पार्टी को, तो वाइफ उसी को ही वोट दे देती है। वो उसका जजमेंट नहीं करती है कि मेरा हस्बैंड का थिंकिंग जैसा भी है वो मेरा भी होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया के जैसा एक कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे परिवार बात को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि फैमिली में अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो कर रहा है तो हर कोई उसी की तरफ चला जाता है, हेड ऑफ़ द फैमिली की तरफ चला जाता है। अपना जो मतलब आइडिया है, अपना जो व्यू पॉइंट है, अपना जो ओपिनियन है वो यूटिलाइज़ वो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो ये उनका विलिंगली वो काम नहीं, मतलब पॉलिटिकल अफेयर में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसलिए वुमेन को जो वोट दिया गया है, वोटिंग राइट, वो हार्मफुल है अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट इलेक्शन वर्सेस इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स होता है, ठीक है। हम रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं 2 वे में, एक डायरेक्टली और दूसरा जो है वो इनडायरेक्टली। तो इसको डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि अभी तो आप लोगों का वोटिंग राइट आप लोगों को मिला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा इलेक्शन होता है और एक विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का एक इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन, और एक होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो जिसमें जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो डायरेक्टली हम लोग मतलब जो एडल्ट है वो जाके उनको डायरेक्टली वोट देते हैं, और उनके बाद जिसको भी ज़्यादा वोट मिलता है उसी जगह से वो सीट वो जीत जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने एरिया के बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे MLA है जिनका नाम क्या है आप लोगों को शायद पता होगा, दिलीप पाल है, ठीक है। तो दिलीप पाल जो है वो क्या है, वो उनका डेजिग्नेशन क्या है, MLA मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे आसाम एक स्टेट है, आसाम का लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है, गुवाहाटी के दिसपुर में, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन में सिलचर से जो कैंडिडेट मतलब जो विनर थे वो कौन थे, दिलीप पाल। तो उनको
क्या बोलते हैं हम लोग, एमएलए, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा इलेक्शन कंटेस्ट किया था, असेंबली इलेक्शन, मतलब स्टेट इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शन में उन्होंने जीता। और एक है जो एमपी है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो कौन है, डॉक्टर राजदीप रॉय, ठीक है। तो वो क्या है, कचर कंस्टिट्यूएंसी से वो क्या है, एमपी है। मतलब सेंट्रल में जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे यहाँ से कौन जीते, राजदीप रॉय, ठीक है। तो 2 इलेक्शन हो गया, एक हो गया असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, मतलब एमएलए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएलए, कौन है, दिलीप पाल। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी कौन है, डॉक्टर राजदीप रॉय। तो ये जो 2 इलेक्शन हुआ था, उसमें अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे कि वो लोग डायरेक्टली जाके उनको क्या दिया, उस इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया, जिस भी कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया। तो वहाँ से राजदीप रॉय जीत के आए हैं एज ए एमपी और एमएलए एज ए दिलीप पाल। दैट मीन्स ये 2 इलेक्शन जो था वो डायरेक्टली एडल्ट्स डायरेक्टली वहाँ पे जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आपकी मम्मी हो या पापा हो या फिर कोई भी एडल्ट आपके फैमिली के हो, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। तो इस टाइप ऑफ इलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन या फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। बिकॉज वहाँ पे कैंडिडेट्स खुद खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स कैंपेन करते हैं, हम कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कैंडिडेट आ रहा है और उनको जानते हुए हम वोट देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली उनके साथ हम लोगों का क्या होता है, कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट मतलब बातचीत नहीं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करेंगे, उनके लिए वो कैंपेनिंग करते हैं। तो पोस्टर्स लगाते हैं, असेंबली मतलब असेंबली वो लोग बनाते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, थ्रू मतलब रैली प्रोसेशन वो लोग कैंपेनिंग करते हैं। तो उनसे हम लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो इसलिए उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। और एक टाइप ऑफ इलेक्शन होता है जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। जैसे कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो तो हो गया पार्लियामेंट का इलेक्शन, जहाँ से राजदीप रॉय एज ए एमपी आ गए हैं। लेकिन लोकसभा के साथ राज्यसभा भी एक है, उसका इलेक्शन में जो मेंबर्स जो आते हैं इलेक्ट होके, उनको एडल्ट लोग डायरेक्टली जाके वोट नहीं देते हैं, ठीक है। उनका इलेक्शन कैसे होता है, जो एमपीज़ और जो एमएलएस, मतलब जो एमएलएस ऑलरेडी इलेक्टेड है वही अपना वोट देके उनको जिताते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली जिस एमएलए को ऑलरेडी हम लोगों ने जितवा दिया, अभी वही एमएलए राज्यसभा के एमपी को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हम जो एडल्ट है वो डायरेक्टली जाके वोट नहीं दे रहे, डायरेक्टली वोट देके हमने एमएलए को जितवा दिया, लेकिन अभी राज्यसभा का जो एमपी आएगा वो जो एमएलए को हमने जितवाया, उसी एमएलए से वही एमएलए जाके राज्यसभा के एमपी को इलेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो रहा है, वाया हो रहा है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, बिकॉज डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी तरीके से इलेक्ट होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहाँ पे कोई एडल्ट जाके पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के नाम पे इलेक्शन में वोट नहीं देता है। जो एमपीज़ हमने ऑलरेडी इलेक्ट कर लिया है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में जो एमएलए हमने डायरेक्टली इलेक्ट कर लिया है, वही एमएलए एंड एमपी क्या करते हैं, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, वो मतलब वो एक दूसरा मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब वो क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, तो वो जाके आगे प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उसमें भी हम लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, हमने डायरेक्टली एमपी एंड एमएलए को कर दिया, बाकी एमपी एंड एमएलए इनडायरेक्टली जाके वो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट को या फिर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि हम लोग जो सिटीज़न है, वो एडल्ट सिटीज़न है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट किसको बोलते हैं,
मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन होता है और एमएलएस का जो इलेक्शन होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम जाके वोट देते हैं, उसके बाद ही वो लोग विनर होते हैं, तो इसलिए उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, यही जो मैंने बोला है सेम डिफरेंसेस क्या है कि वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली जाके वोट देते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, वोटर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे इलेक्ट द इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वोटर्स ऑलरेडी जो एमएलए एंड एमपीज़ को इलेक्ट कर लिया, उनसे कुछ एक कॉलेज जैसे बनता है, कुछ पार्टिसिपेंट जैसे कि सम अमाउंट ऑफ मेंबर्स मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, फिर उसको जाके क्या करते हैं, वोट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जैसे इंडिया में है, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जो मैंने पहले ही बोला है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा को इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन में देयर इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बोला, जब यहाँ पे दिलीप पाल या फिर डॉक्टर राजदीप रॉय जब इलेक्ट हुए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, तो हमें पता चलता है, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होता है, तो उसकी वजह से कैंपेनिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता। जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं किया होगा जितना कि नरेंद्र मोदी ने किया होगा जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप उनको मिला। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसके वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन इज़ मोर डेमोक्रेटिक देन इनडायरेक्ट इलेक्शन। डेमोक्रेटिक ज़्यादा है क्योंकि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को जानते हैं वो क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, फ्रीडम हमें ज़्यादा मिलता है कैंडिडेट्स को जानने के लिए, हम डायरेक्टली जाके उनको इलेक्ट कर सकते हैं, वोट देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में इतना अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि हमें कैंडिडेट्स के बारे में इतना जानकारी होता नहीं है, क्योंकि हमने उनको डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं है। जैसे भी हमने जिसको भी पहले इलेक्ट करके रखा है, वो जाके डिसीजन लेते हैं कि कौन हमारा प्रेसिडेंट होगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट इज़ लोगों का भी डायरेक्ट इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब लोकसभा या फिर असेंबली का इलेक्शन आता है तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद एजुकेटिव वैल्यू भी डायरेक्ट इलेक्शन का ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं, कैंडिडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में उतना हम लोग वोट डायरेक्टली देते भी नहीं है, इसलिए एजुकेटिव वैल्यू भी उसका कम होता है। और एक बात है जो है कि प्रॉपर कैंडिडेट्स में नॉट बी इलेक्टेड, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि मैंने बोला है लाइक इंडिया में जैसे कंट्री है, यहाँ पे इग्नोरेंट पीपल, इलिटरेट पीपल या फिर करप्टेड पीपल थ्रू मनी पावर क्या हो जाता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर लेते हैं और विनर भी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट मतलब जो अच्छे कैंडिडेट्स है, हो सकता है कि प्रॉपर कैंडिडेट इलेक्ट ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं, बिकॉज एक प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए जो एजुकेशन होने की ज़रूरत है, वो क्राइटेरिया उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। और नॉट ओनली एजुकेशन, खाली एजुकेशन की बात नहीं है, मतलब एज ए पॉलिटिकली उनका नॉलेज कितना है क्या नहीं है, वो देखते हुए ही उनको इलेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर कैंडिडेट का पावर में आने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक।